नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने आईपीसी और सीआरपीसी दोनों कंप्लीट कर ली है। तो आज बारी है आईपीसी और सीआरपीसी पे डिपेंडेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको करने की, ठीक है ना। तो उन सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबका एमसीक्यूज करेंगे। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे टेलीग्राम का लिंक है उसको फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जल्द से जल्द आने वाली नोटिफिकेशन या जल्द से जल्द आने वाली कोई भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने ये रखा है, ये है कि जो भारतीय दंड संहिता है वो जो लागू कब हुई थी, आपको ये बताना है कि भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी। तो दोस्त वो लागू हुई थी आपकी 1 दिसंबर 1862 को, ठीक है ना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 से पहले इसका ज़रा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भारतीय दंड संहिता का जो प्रवर्तन है वो 1 जनवरी 1862 से हुआ था। यद्यपि अधिनियम को गवर्नर जनरल की अनुमति 6 अक्टूबर 1860 को ही मिल गई थी। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की जो धारा 1 है वो किससे संबंधित है। तो फटाफट से कमेंट करके बताइए किससे संबंधित है। तो ऑप्शन हो गया बी, संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से संबंधित है धारा 1। देखिए, जो मैंने बताया भारतीय दंड संहिता की धारा 1 है ना, वो एक जो संहिता के नाम को प्रवर्तित करती है उससे संबंधित है। अब आपको मैंने बताया था मेंश्रिया का मतलब समझते हैं। मेंश्रिया का मतलब होता है प्रादुर्भाव, ठीक है ना। तो देखिए मेंश्रिया से क्या मतलब है, मेंश्रिया से मतलब है प्रादुर्भाव या दुराशय। देखिए, अपराध के 4 तत्व उस दिन मैंने बात करे थे आपसे। मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उसके पीछे उसके 4 मौलिक गुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होगा मानव, वो इंसान होगा, उसके अंदर कोई अपराध करने की इच्छा होगी या अपराध करने की कोई प्लानिंग होगी, फिर वो अपराध को अंजाम देगा और अपराध को अंजाम देने से जो समाज को क्षति होती है या किसी व्यक्ति को जो क्षति होती है, 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो समाज को क्षति होगी या किसी व्यक्ति को क्षति होगी, और इन दोनों ही केस में उसने अपराध किया है। तो अगर इन 4 केस में ये जो 4 पॉइंट्स इसमें से कोई भी एक पॉइंट नहीं मैच करता है तो उसने अपराध नहीं किया है, ठीक है। ऐसे भी कोई मुझे 4 में से ऐसा कोई अपराध बताइए जिसमें 4 में से कोई एक पॉइंट मिस हो, तो मैं जान जाऊंगा कि आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें अपराध करते समय 4 चीज़ें में से कोई भी एक चीज़ मिस होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रश्न नंबर चलते हैं 4 की तरफ। भारतीय दंड संहिता में जो स्त्री शब्द है वो किस चीज़ का घोतक है, आपको बताना है। देखिए, स्त्री शब्द के लिए जो है जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का यहाँ पे बखान किया गया है, ठीक है ना। जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का बखान किया गया है। देखते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 10 के अनुसार स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का घोतक है, चाहे वो जन्मजात बालिका हो या किसी आयु की महिला हो, ठीक है ना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि भारतीय दंड संहिता में जो शब्द स्त्री है वो घोतक है। मैंने अभी आपको बताया किसी भी आयु की स्त्री के बारे में बात हो रही है, ठीक है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है? वो है धारा 18। धारा 18 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 18 भारत को परिभाषित करती है। आइए जरा देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। भारतीय दंड संहिता की धारा 18 में भारत को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार भारत में जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का समस्त राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है, ठीक है। समान आशय, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, समान आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी के किस धारा में दिए गए हैं? वो दिए गए हैं धारा 34 में। क्या? समान आशय से संबंधित। जरा देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। समान आशय से संबंधित प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में दिए गए हैं। धारा 149 में समान उद्देश्य, धारा 297 में कब्रिस्तान आदि में अत्याचार एवं धारा 316 में किसी सजीव आजाद शिशु की मृत्यु कारित करने से संबंधित प्रावधान समाहित होता है। धारा 8 देखते हैं, माफ़ कीजिएगा, प्रश्न 8 देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद है। तो कौन सा वाद है? मैंने आपको बोला था कि मैं आपको वाद के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, मैं भूला नहीं हूँ,
लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जब कंप्लीट हो जाए पूरी मूल विधि तो मैं वाद का एक अलग से वीडियो लेके आऊँ और उस वाद का पूरा लेक्चर उसमें रिकॉर्ड करके आपको बताऊँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वाद हैं। अगर मैं सभी वीडियोस को कंप्लीट कर लेता हूँ तो मेरे लिए बड़ा इजी होगा, 2 से 3 घंटे की वीडियो होगी और सभी वाद एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट कर लूँगा। ऐसे मुझे कम से कम 10 वीडियो वाद के ऊपर बनानी पड़ेगी। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये मेरा सोचना सही है कि नहीं। अगर ये गलत है मेरा सोचना तो मैं आपको हर वीडियो का, हर चैप्टर के पीछे जो भी वाद है उसके बारे में आपको वीडियो बना के ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा। बढ़ते हैं प्रश्न, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वारिद कुमार घोष बनाम एम्परर का वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अपराध की परिभाषा दी गई है। अब आपको बताना है किस में दी गई है। तो देखो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता मतलब सीआरपीसी की बात हो रही है, यहाँ पे आईपीसी की बात नहीं हो रही। आईपीसी अलग है, सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के N में बोला गया है और दंड प्रक्रिया संहिता कब आई है? 1973 में। ठीक है, देखते हैं अपराध की प्रत्यक्ष परिभाषा को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2N में दिया गया है, जिसके अनुसार अपराध में कोई ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तस्मस प्रवृत्ति किसी विधि के द्वारा दंडनीय बना दिया गया हो, और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अतिचर अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन जो परिवाद किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 2 में अपराध की परिभाषा समाविष्ट तो है, किंतु इस अध्याय की धारा 6 में 52 के बीच में अनेक शब्दावली को परिभाषित किया गया है, जिसमें धारा 40 अपराध को केवल वर्गीकृत करते हुए स्पष्ट किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे तो साक्ष्य जो अधिनियम है, अधिनियम के 3 में यह अधिनियम को का परिभाषा खंड में है, ये अपराध को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं जरा प्रश्न नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होगी? तो ये कहाँ पर लागू होगी? वो होगी आपके भारत के विशिष्ट भाग पर। ठीक है, जरा इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता ये है आईपीसी। भारतीय दंड संहिता 1860 की जो धारा 42 है, 42 के अनुसार स्थानीय विधि एक विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू होती है। धारा 11 के अंतर्गत देखेंगे, धारा 11 में क्या कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? वो है आपके 5 प्रकार के दंड की व्यवस्था की गई है। कहाँ पर? भारतीय दंड संहिता के अधीन। ठीक है, कौन कौन से देखिए दंड है। सबसे पहले भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत देखिए धारा 53 के अनुसार अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय है वे है, पहला है मृत्यु, दूसरा है आजीवन कारावास, तीसरा है कारावास, और कारावास में भी दो भांति का है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना 2 प्रकार का जो कारावास है उसका जिक्र यहाँ पे किया जाएगा। 2 प्रकार का, एक तो हो गया आपका कठोर कारावास, ठीक है, जो आपको पता ही है, और दूसरा हो गया आपका सादा कारावास, और चौथा है संपत्ति का संपरहरण। ठीक है, संपत्ति का संपरहरण, और पांचवा कौन है? जुर्माना या अर्थदंड। ठीक है, जुर्माना या अर्थदंड। बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अपराध दायित्व से मुक्त है? वो है किसमें? धारा 78 के अंतर्गत। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की जो धारा 78 के अंतर्गत मृत्युदंड को निष्पादित करने को अपराध दायित्व से उन्मुक्त प्राप्त होता है। धारा 78 यह बात करती है, यह उपबंध करती है कि कोई बात जो न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा अतिदिष्ट हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवर्तन रहते की जाए, अपराध नहीं है। ठीक है, आते हैं जरा प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 13 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद है जो उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? ठीक है, पहला है आपके सामने ऑप्शन है आर बनाम डंडले एंड स्टीफेंस। ये देखिए सारे वाद हैं जो कि मैं आपको कराऊंगा, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, मैं अपने प्रॉमिस बिल्कुल निभाता हूँ कि जब सारी वीडियोस हो जाएंगी तो एक साथ मैं करीबन 40 से 50 जितने भी वाद हैं उन सब वादों को कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, बी है आपका, इसमें देखते हैं ऑप्शन में बी है आपका डायरेक्टर ऑफ पब्लिक
प्रोसिक्यूटर बनाम बियर्ड्स, ठीक है। तीसरा है आपका मैकनॉटन का वाद और चौथा है आपका आर बनाम गोविंदा। तो सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा? सही विकल्प आपका सी है, ठीक है ना, राइट आंसर सी है। बढ़ते हैं, देखिए इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैकनॉट 1843 का जो वाद है वो उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा, कौन सी जो धारा है वो अनैच्छिक मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है, वो आपकी धारा 85 है, ठीक है। भारतीय दंड संहिता की जो धारा 85 है वो अनैतिक मत्तता के आधार पर आपराधिक दायित्वों से प्रतिरक्षा बचाव का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 में विकृत वित्तता के आधार पर बचाव है, 86 में ऐच्छिक मत्तता तथा धारा 87 में किसी व्यक्ति की मृत्यु, घोर उपाहति कारित करने का आशय या संभावना के बिना उसके सम्मति से किए गए कार्यों से कारित अपराधों के विरुद्ध प्रतिरक्षा का प्रावधान है, ठीक है ना। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों का ये कह रहा है कि निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है? वो है आपके षड्यंत्र के द्वारा। भारतीय दंड संहिता की जो धारा 107 है उसमें आधीन दुष्प्रेरण का अपराध 3 तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले उकसाने के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा, सहायता के द्वारा। षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का जो अपराध किया जा सकता है, इसको बात ध्यान में रखनी है आपको। प्रश्न नंबर चलते 16 की तरफ। देखिए 16 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 16 नंबर का प्रश्न आपसे यही कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया जाता है? देखिए मैंने आपको उस दिन बताया था 120B, ये याद रखिएगा, 120B बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 120B में किया गया है। अपराध 120A में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा है। 121A में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के दंडनीय अपराधों को करने का जो षड्यंत्र, धारा 124 में राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला आदि को दंडनीय बनाया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि नितेश ने अपने एक प्रकाशित लेख में उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध नफरत एवं मानहानि को फैलाया है। उसे निम्न अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। सबसे पहले कौन सा अपराध है? युद्ध फैलाने के लिए, दुष्प्रेरण के लिए, राजद्रोह के लिए या उपयुक्त में से कोई नहीं थी। ये किया जाएगा राजद्रोह के लिए। देखिए आपको पता होगा कि राजद्रोह जो है ना, मतलब अपने राज्य से ही क्या कर देना, विद्रोह कर देना, तो वो धारा 124 का में इसको परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपों द्वारा अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा व अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का जो प्रयत्न करेगा, वह अप्रीति प्रदीप्त करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास में जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यहाँ यह स्पष्टीकरण है कि अप्रीति पद के अंतर्गत अंधभक्ति, देखिए अप्रीति पद के अंतर्गत अंधभक्ति की शत्रुता की समस्त जो संभावनाएं हैं, ठीक है, संभावनाएं आती हैं। अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त दृष्टांत में यह धारा के अंतर्गत नितेश द्वारा किया कार्य राजद्रोह के अपराध के अधीन आता है तथा नितेश इस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। आते हैं प्रश्न नंबर 18 के ऊपर। देखिए विधि के विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति का होना जरूरी है? मैंने आपको उस दिन बताया था, ठीक है। तो ये कितने होने का जरूरी है? 5 लोगों का। और किस धारा में? धारा 141 में। बहुत छोटा से जल्दी से याद कर लेते हैं। धारा 141 में परिभाषित विधि विरुद्ध जमाव के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रश्न नंबर आते हैं 19 के अंदर। प्रश्न नंबर बलवा के दोषी व्यक्तियों को कितने वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकेगा? वो है आपका 2 वर्ष का कारावास, ठीक है। किसके? बलवा के दोषी व्यक्तियों को। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें कि बलवा से दोषित व्यक्तियों के लिए धारा 147 के अनुसार जो कोई बलवा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से उसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। बोलते हैं समान आशय को, समान उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति का होना जरूरी है? भाई वो है 5 लोगों का होना जरूरी है, ठीक है।
क्या है समानार्थक देखते हैं जरा। विधि मतलब कानून विरुद्ध जमाव हेतु आवश्यक है कि वे 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हों। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अधीन सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों का होना बहुत ज़रूरी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 ये कहता है कि राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्रख्यात का उपबंध भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित किस धारा में किया गया है? तो वो धारा है आपका 153 का खा। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। इसका ज़रा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्या इसका एक्सप्लेनेशन है। देखिए, भारतीय दंड राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्रख्यात का उपबंध भारतीय दंड संहिता की धारा 153 खा में वर्णित है, जबकि जो धारा है वो 153 का में धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच में शत्रुता का समपरिवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य तथा धारा 154 में उस भूमि के स्वामी या अधिभोगी के दायित्वों का उल्लेख है जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया गया है। धारा देखिए, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है। भारतीय दंड संहिता की जो धारा है, भारतीय दंड संहिता की जो धारा है वो दंगा, वो किस धारा में परिभाषित है? वो है 159 में। जो धारा 159 है वो धारा आपका दंगा को परिभाषित करता है। देखिए, जो दंड प्रक्रिया, जो दंगा है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 159 में को परिभाषित करता है, जबकि धारा 160 में दंगा के लिए दंड, धारा 161 में निरसित हो चुका है। धारा 148 में घातक आयुध से लज्जित होकर बलवा करने के संबंध में उपबंध किया गया है, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि लोक सेवक, क्या कहता है? लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना अपराध है अंतर्गत। ये किस धारा के अंतर्गत आता है? ये धारा 186 है, ठीक है, जो कि भारतीय दंड संहिता की है। देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा जो 186 ना 186 के अनुसार जो कोई किसी लोक सेवक मतलब सरकारी कर्मचारी, अगर मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है और उसके काम में कोई व्यक्ति बाधा डालता है तो कौन सी धारा लगती है? धारा 186 में कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छा बाधा डालेगा, वह दोनों में किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा, ये दोनों से दंडित किया जाएगा। आप समझ रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति सरकारी है और उसके काम में आपने बाधा डाली तो बस आप बहुत बुरी तरीके से फंसेंगे। धारा 186 बोलती है। मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य का मतलब झूठा साक्ष्य देना, धारा 191 में है। मिथ्या साक्ष्य देने के लिए आपको धारा 191 में परिभाषित किया गया, जबकि 192 में मिथ्या साक्ष्य गढ़ने की बात है। गढ़ना और देने में बहुत अंतर है। गढ़ने का मतलब है प्लानिंग कर रहे हैं, झूठ कैसे बोलेंगे, तुम बेटी को समझा दिए कि तुम ऐसे बोलना, माँ को समझा दिया तुम ऐसे बोलना, ठीक है, तो ये गढ़ना हो गया और पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी, उसको झूठी दे दी कि साहब मेरे सामने एक लोग थे, उन्होंने चैन चुराई, ये करा वो करा और निकल गए। तो ये आपने पुलिस का समय बर्बाद करा। पुलिस आएगी फिर उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी, तभी तो पता चलेगा ना आखिरी में कि आपने झूठ बोला है। तो उसके लिए आपको फिर अलग अलग तरीके से आपको दंडित किया जाएगा, पनिशमेंट किया जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 25 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है कि बलात्संग की पीड़ित का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? मतलब कि यहाँ पर धारा 228 का है। देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा जो 228 है वो बलात्संग की पीड़ित व्यक्ति का परिचय प्रकट करने में दंडनीय घोषित है। अगर आपने बलात्कारी लड़की का आपने वो खोल दिया, परिचय बता दिया कि साहब ये फला गांव की हैं और लाइव टीवी में दिखा दिया, तो आपके ऊपर जो अधिकारी है उसके ऊपर धारा 228 के तहत उसके ऊपर क्या है, वो जुर्म उसने किया, बहुत ही संगीन जुर्म है। किसी के आपने जीवन बेकार कर दिया, उसको सार्वजनिक कर दिया उसकी चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाद में आपराधिक मानव वध और हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया है? ये सारे वाद मैं आपको कराऊंगा, जितने वाद हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। रेग बनाम गोविंदा वाद में, ठीक है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो के आखिरी में कराऊँ जब सारी क्लास आपकी मूल विधि हो जाए।
वीडियो के आखिरी में कराऊं और MCQs बना बना के करवाता रहूं ताकि आप चीज़ों को बहुत ईजिली तरीके से कर पाएँ, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रश्न, इसका जरा देख लेते हैं हम लोग क्या है। रेक बनाम गोविंदा के वाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 299 में परिभाषित सदोष मानववध और धारा 300 में परिभाषित हत्या में अंतर को स्पष्ट किया गया है। मेलविज जज इस मामले में न्यायाधीश थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन था इसमें मेलविज जज, इसमें न्यायाधीश थे। प्रश्न नंबर 27 आता है कि हम नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक प्रमुख वाद है, ठीक है। तो प्रमुख वाद है किसमें, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के संबंध में, ठीक है ना। देखिए KM नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो वाद है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 300 हत्या के अपवाद 1 के अंतर्गत गंभीर एवं अचानक प्रकोपन से संबंधित है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के परीक्षण के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। आते हैं 28 नंबर प्रश्न में, मृत्युदंड विरले से विरलतम अपराध में ही दिया जाना चाहिए, ये अभी निर्धारित किया गया था। अब देखिए जितने वाद है, जैसे ये वाद है ना, बच्चम बनाम पंजाब राज्य में, रामेश्वर बनाम उत्तर प्रदेश वाद में, ये मैं सब आपको कराऊंगा। टीवी बनाम तमिलनाडु राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम MK एंथोनी में, तो ये किस में किया गया था, बच्चन बनाम पंजाब राज्य में, ठीक है। आइए थोड़ा सा और देखते हैं बच्चन बनाम पंजाब राज्य के बारे में। देखिए बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य पर आधारित इस वाद में यह निर्धारित किया गया है कि मृत्युदंड विरले से विरलतम अपराधों में ही दिया जाना चाहिए। आते हैं प्रश्न नंबर 29 में, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दहेज मृत्यु संबंधित विधि अंतर्विष्ट है, तो वो किसके अंतर्गत है, धारा 304 के खा में। भारतीय दंड संहिता की जो धारा है वो 304 खा में दहेज मृत्यु संबंध विधि अंतर्विष्ट है, जिसके अनुसार जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित हो जाती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के संबंधी ने दहेज की मांग के लिए या उससे संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी, उसे तंग किया था, उसे ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा। मतलब आपने दहेज के लिए किया है, पति ने भी मारा, सास ने भी मारा और ससुर ने भी मारा, सबने मारा उसको, किसके लिए, ताकि तुम अपने घर से दहेज नहीं लेके आए। जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से उसकी अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। आप समझ लीजिए 7 वर्ष से तो कम की होनी नहीं है। और ये लिखते हैं, इसमें बहुत सारी जो धाराएं वो ऐड की जाती हैं, मिलाई जाती हैं और मिली हुई धाराओं से एक बड़ा केस कंप्लीट किया जाता है। उसमें आपको लगभग आप समझिए कारावास तो पक्का है। और अगर आपको आजीवन कारावास हो जाए तो अलग है। आजीवन का मतलब पूरी लाइफ टाइम, जीवन नहीं, उसमें बाहर नहीं आ सकते, पूरी लाइफ जब तक आपकी सांसें चल रही तब तक रहेंगे और फिर आप मर जाएंगे अंदर ही। और जो कारावास है उसमें अब लिमिटेशन है कि 20 वर्ष के लिए दे दिया। मान लीजिए आपकी उम्र थी 35 वर्ष, अब आपको 20 वर्ष के लिए कारावास दे दिया जाएगा तो आप छूट के आएंगे 55 में, और जेल में आप रहेंगे तो 55 तक आपका स्वास्थ्य वैसे ही नहीं रहेगा। घर में आप तरह तरह की पकवान खाएंगे, लेकिन वहाँ पे तो आपको दाल है वो बहुत सारी पानी के साथ मिलेगी, रोटी भी आपको बड़ी बुरी दशा में मिलेगी, तो आप शायद 55 से पहले ही चल बसे। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में फिरौती के लिए व्यपहरण का उपबंध किया गया है, धारा 364 के काम में बोला गया है। देखिए भारतीय दंड जो संहिता है उसमें धारा 364 के काम में फिरौती के लिए व्यपहरण पर उपबंधित किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न के शमन के लिए उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत दिए थे, तो वो किस में थे। पहला था आपका विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, दूसरा था अप्रैल एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन बनाम AK चोपड़ा, तीसरा था चेयरमैन रेलवे बोर्ड बनाम चंद्रिका दास और चौथा था उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही विकल्प था A, ठीक है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न पे। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य AIR 1997 में 97 में केस नंबर 3011 के वाद में
उच्चतम न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने, जिसमें श्रमजीवी महिला के प्रति होने वाले लैंगिक अपराध के लिए समापन के लिए विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत वही किया था। ठीक है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। इस पर एक्सप्लेनेशन जरा देखते हैं थोड़ा सा। देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है कि एक्सप्लेनेशन हो चुका है। भारतीय दंड संहिता में चोरी की जो परिभाषा है वो किसके अंतर्गत दी गई है? देखिए चोरी की परिभाषा 378 के अंतर्गत दी गई है। भारतीय दंड संहिता की जो धारा 378 है उसके अधीन चोरी परिभाषित है वह जो जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी बेईमानी से लेने का आशय रखते हो तो उसे संपत्ति को हटाया है तो वह चोरी कहलाएगा। देखिए कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति है बहुत सीधा है, आपने उसके चीज़ को चोरी कर लिया। आपके घर पर साइकिल थी, बिना आपकी अनुमति के कोई ले गया, ठीक है, तो वो चोरी है। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, मूवेबल प्रॉपर्टी हमेशा चोरी होती है और मकान जो मूव नहीं करते वो हमेशा आपकी कब्जा होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो मकान कोई नहीं चोरी कर सकता, लेकिन साइकिल चोरी हो सकती है, गाड़ी चोरी हो सकती है, कार चोरी हो सकती है। समझ गए होंगे आई होप। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 33 के ऊपर। भारतीय दंड संहिता में लूट को परिभाषित किस में किया गया? लूट परिभाषित है आपकी धारा 390 के अंतर्गत। लूट का अपराध है भारतीय दंड संहिता की धारा 390 में परिभाषित है और धारा 378 में चोरी, धारा 383 में उद्दीपन और धारा 391 में डकैती को अपराध घोषित किया गया है। ठीक है, डकैती को अपराध घोषित किया गया है। डकैती का अपराध करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो आपको मैंने बताया था चोरी या छद्म। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय दंड संहिता की धारा किसमें? भारतीय दंड संहिता की धारा 391 में डकैती को परिभाषित किया गया है और धारा 391 के अनुसार डकैती में लूट सम्मिलित है और लूट चोरी या उद्दापन का उग्र रूप होता है। डकैती में चोरी और उद्दापन दोनों ही सम्मिलित हैं। ठीक है, एक आपके सामने कंडीशन दी गई, आप बताइएगा। जैसे मान लीजिए राम है, राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, और लेकिन श्याम ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की धारा में मांगने की कोशिश कर रहा है, तो वो प्राइवेट प्रतिरक्षा उसको किस धारा के अंतर्गत दी जाएगी? तो धारा 97 में। अब राम किसी को मारने की कोशिश कर रहा है, मान लीजिए राम है वो किसी मारने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है मैं मार दूंगा, लेकिन श्याम को लगता है कि यार मैं अपना बचाव नहीं कर सकता, तो उसने क्या कर लिया? उसने प्राइवेट प्रतिरक्षा ले ली, वो धारा 97 के अंतर्गत उसको मिल जाएगी। लेकिन पहले पुलिस को आपको संज्ञान देना पड़ेगा, एसएसपी को आपको संज्ञान देना पड़ेगा, तब वो आपको आपके ही पैसों के खर्च पे आपके लिए सिक्योरिटी अरेंज कराएंगे। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 97 के तहत किसी व्यक्ति को शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। धारा 97 में माफ़ कीजिए, धारा 96 में प्राइवेट प्रतिरक्षा संबंधी अधिकार को परिभाषित किया गया है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर आते हैं हम लोग 40 के ऊपर। प्रश्न नंबर 40 हम लोगों का है, छत्तीस नंबर प्रश्न पे आते हैं। हाँ दोस्तों, 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आते हैं 36 नंबर पे, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? तो वो है लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, आत्मरक्षा का जो अधिकार है वो उपलब्ध नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 99 ऐसे कार्यों के संबंध में उपबंध करती है जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा या का कोई अधिकार नहीं होता है। इस धारा के अनुसार यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहत्या की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती है, सद्भावनापूर्ण अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो कार्य विधि अनुसार सर्वथा न्यायमुक्त ना भी हो। यदि ऐसा कोई कार्य या प्रयत्न लोक सेवक के निर्देश से किया जाता है तो भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं होगा। और ऐसी दशाओं में जिसमें संरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा।
दोस्तों आज हम लोग वीडियो को यहीं तक करेंगे क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में इस वीडियो को कंप्लीट करूँगा। MCQs जो पहला पार्ट ये होगा IPC और CRPC का, और एक दूसरा पार्ट आएगा। तो ये इसका पहला पार्ट है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे हम लोग इसके MCQs कराते रहते हैं, आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और आपके एग्ज़ाम बहुत नियर आ रहे हैं। आप लगातार प्रयास करते रहिए और हम लोग आपका कंटेंट पूरा करा के भेजेंगे आपको। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग।